हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश आजादी का जश्न मना रहा है। सरहद की निगहबानी हमारे जवान दिन रात एक करके कर रहे हैं ताकि दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। इन लाल दीवारों की रणनीति है कि दुश्मन कभी कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसकी बड़ी तैयारी हो रही है। यही राज की बात है। विंटर इज कमिंग। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। कफन सरीखी बर्फ की मोटी चादरें और खून को जमा देने वाली सर्दी हमारे और आपके लिए होती है। सेना के लिए तो सरहद का मौसम है, रणबांकुरों के लिए न सर्दी सितम है, न गर्मी शरीर के लिए गदर। हड्डी गला देने वाली सर्दी में सेना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और पोजीशन है, लेकिन अब इन घाटियों में जो सर्दी कुछ महीने बाद आ रही है, उसके असर दूरगामी होंगे। चीन के साथ टकराव के दौर में गहमा गहमी और कड़वाहट लद्दाख की इन घाटियों में बढ़ गई है। चीन से तनाव के चढ़ते पारे के बीच अगर ये कहना पड़ रहा है कि विंटर इज कमिंग, तो इसके पीछे बहुत बड़ी राज की बात छिपी हुई है। आज हम आपको राज की बात में सर्दी वाली सरहद में विंटर इज कमिंग के रणनीतिक मायने समझाएंगे। आखिर सर्दी तो हर साल आती है और 2 माह बाद फिर आने वाली है, तो इस बार सर्दी में खास क्या है? राज की बात यह है कि गलवान से उपजा विवाद अभी ना सुलझा है और ना अगले कई महीनों तक सुलझने के आसार हैं। इसके उलट हालात जंगी होते जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश और युद्धक घेरेबंदी की पुख्ता सूचनाओं का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। घेरो, थकाओ, इंतजार करो, आक्रमण करके दुश्मन को खत्म करो कि चीनी रणनीति का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय फौजों ने कमर कस ली है। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक और अंडमान तक चीन की चुनौती है। वहीं पश्चिम में चीन का जर खरीद गुलाम अपने आका की खुशी के लिए भारत के सामने खुदकुश हमलावर बनकर खड़ा है। ये कोई शब्दों का जाल नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारी सेनाएं और राजनीतिक नेतृत्व सीधे सामने खड़ा देख रहा है। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां भी हो रही हैं। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कही जाने वाली और कभी कभी सुनी जाने वाली 2 फ्रंट वार की थ्योरी इन सर्दियों में भीषण सच के रूप में सामने भी आ सकती है। राज की बात यह है कि अपनी हरकतों की वजह से दुनिया भर में थू-थू झेल रहा चीन और आतंक को पालने के लिए बदनाम पाकिस्तान एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर चलाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की ये चाल आने वाली ठंड में धमाके कर सकती है। राज की बात यह है कि विंटर इज कमिंग का मतलब यह भी है कि चीन भारत पर अपनी हेकड़ी युद्ध के तौर पर दिखाएगा और इसमें उसका साथ देगा पाकिस्तान। मकसद है दुनिया के सबसे ऊंचे भारतीय सैन्य हवाई अड्डे दौलत बेग ओल्डी पर कब्जा करना।
दरअसल दौलत बेग ओल्डी का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। दौलत बेग ओल्डी से काराकोरम दर्रे पर भारत डोमिनेट करता है और साथ साथ सियाचिन की सुरक्षा दीवार भी भारत का मजबूत और महत्वपूर्ण सैन्य फ्रंट है। राज की बात यह है कि भारत को झुकाकर चीन अपना मकसद पूरा करना चाहता है, लेकिन इसी मकसद की चाह में इस बार चीन का मुगालता बेरहमी से टूटेगा। दरअसल भारत को पीछे धकेलने की चीनी साजिश साल 1962 वाली है, जब चीन असम तक आ पहुंचा था, लेकिन रणनीतिक महत्व वाले रोड के लिए अक्साई चीन को दबाकर बैठ गया था और असम और अरुणाचल प्रदेश से पीछे हट गया था। इस बार भी वो वही हिमाकत दोहराना चाहता है, लेकिन वो भूल रहा है कि ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं बल्कि 21वीं सदी का उगता हुआ सूरज है। विंटर इज कमिंग के दौर में सीमा पर तेज हो रही मूवमेंट के बीच दो पड़ोसियों की हिमाकत को हैसियत दिखाने के लिए भारत क्या कर रहा है वो आपको बताते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 2019 में जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाया तो बौखलाए चीन ने लद्दाख में अक्साई चीन के अपने कब्जे वाले इलाके में सैन्य अभ्यास के नाम पर भारी भरकम फौज इकट्ठा कर ली और उसे धोखे से भारतीय इलाकों में घुसने के लिए भेजा, लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद थी। गलवान में धोखे की चाल का शूरवीरों ने बलिदान की कीमत पर उन्हें करारा सबक दिया। मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहे। इसके बाद से वहां शांति पसरी हुई है, लेकिन इसी शांति में छिपी है राज की बात। दरअसल पहले ही वार में पिटा चीन अपने चाणक्य सुनजू के बताए रास्ते घेरो, थकाओ और थके हुओं पर आक्रमण करो की रणनीति के तहत ठंड में भारत पर हमला करने का मंसूबा पाले है। उसे विश्वास है कि अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के मुकाबले वो भारत पर भारी पड़ जाएगा और साथ ही उसने पाकिस्तान को भी हमले के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन इस बार भारत तैयार है हर चुनौती के लिए, समुद्र से पहाड़ तक, जमीन से आसमान तक। तैयारी ऐसी कि अभी शामिल हुए राफेल हिमाचल की पहाड़ियों में दुश्मन से लोहा लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहाड़ों के बीच कठिन रास्तों में उनका यह अभ्यास पूर्वी लद्दाख में चीन और कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई के हालात में बेहद काम आएगा। वही सेना में औपचारिक रूप से शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहा दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH लेह में युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। वायुसेना ने लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया है। लेह एयर बेस पर इनकी तैनाती खतरनाक मिसाइल और चेन गन के साथ की गई है। भारी हथियारों की सप्लाई के लिए चिनूक की मौजूदगी महत्वपूर्ण है। सैन्य साजो सामान की तैनाती के अलावा सेना का इरादा सर्दियों में बंद रहने वाला जोजिला पास पूरी सर्दी के मौसम खोले रखने का है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में सालाना 30,000 मीट्रिक टन राशन की जरूरत होती है, लेकिन इस बार चीन से मुकाबले के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में सेना को 60,000 मीट्रिक टन का अतिरिक्त भंडारण करना होगा। सेना ने इसके लिए लॉजिस्टिक और एडवांस विंटर स्टॉकिंग शुरू कर दिया है। लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। मई की शुरुआत से ही चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच सामान्य से 3 गुने से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें से ज्यादातर काफी ऊंचाई पर हैं और कई तो 15,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और नवंबर के बाद वहां जाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एडवांस विंटर स्टॉकिंग में ट्रकों का कारवां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से 2 रास्तों से लद्दाख जाता है। पहला श्रीनगर से जोजिला पास और दूसरा मनाली से रोहतांग पास होता हुआ, जो मई से अक्टूबर के बीच खुला होता है। चंडीगढ़ से लेह तक के लिए हवाई मार्ग को भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सेना अन्य वैकल्पिक योजनाओं पर भी काम कर रही है। मतलब साफ है,
विंटर इज कमिंग के तहत हमारी तैयारी पूरी है। दुश्मन अगर टू फ्रंट वार की हेकड़ी सर्दियों में दिखाता है तो मानकर चलिए भारतीय सेनाओं के शौर्य का ताप पूरा ब्रह्मांड महसूस करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि जिनसे दिल मिलते हैं वो देश भी पड़ोसी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये क्यों कहा, इसमें एक राज है। पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं है जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं। जब अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हों तो ये मोदी की कूटनीति ही है कि दूर बैठे देशों से ऐसे रिश्ते बना लेना जो आज इतिहास बना रहे हैं। इतिहास ऐसी दोस्ती का जो असंभव सी लगती थी, इतिहास ऐसे समझौते का जिसमें इजराइल, यूएई और अमेरिका एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से पूरी दुनिया हैरान है। आखिर ये हुआ कैसे, सबके जहन में यही सवाल है। A few moments ago, I hosted a very special call with two friends, Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates, where they agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. इस असंभव को संभव बनाने में भले ही मध्यस्थ के तौर पर अमेरिका नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की है, जिसमें बेंजामिन नेतान्याहू पीएम का स्वागत नमस्ते बोलकर कर रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। और दूसरी तस्वीर है भारत में हुए भव्य कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप की। Namaste. Namaste. इन दोनों तस्वीरों में दो वर्ल्ड लीडर से पीएम मोदी की बॉन्डिंग दिख रही है, जिसने मोदी है तो मुमकिन है के नारे को बुलंद कर दिया है। अब ये पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए। धारा 370 हटाए जाने के ठीक बाद पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। यूएई के इस कदम से पाकिस्तान बौखला गया था और अब जब दोस्ती की नई इबारत मध्य क्षेत्र में लिखी जा रही है तो पाकिस्तान के साथ ही चीन की हवाइयां भी उड़ने लगी हैं। राज की बात यह है कि इजरायल और यूएई की बैकडोर डिप्लोमेसी काफी लंबे समय से चल रही थी और उसके कूटनीतिक समझौते में परिणत कराने के पीछे पीएम मोदी की नेतान्याहू से दोस्ती और सऊदी अरब से संबंधों की अच्छी भूमिका रही और नतीजा अब दुनिया देख रही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूर के दो देशों की दोस्ती का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ने जा रहा है, तो आपको बता दें, यूएई और सऊदी अरब का रिश्ता बड़े और छोटे भाई का माना जाता है। यूएई ने जो समझौता किया है उससे उसकी मजबूती बढ़ी है। सऊदी अरब से भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि कश्मीर पर उसने भारत का साथ दिया। इसी पर पाकिस्तान ने उटपटांग बयानबाजी की तो सऊदी ने आर्थिक मदद बंद कर दी थी। मतलब भारत के खिलाफ फड़फड़ा रहा पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा। पाकिस्तान के बाद अब चीन का नुकसान भी समझिए। इजरायल, अमेरिका और यूएई के एक साथ आने से चीन के भी होश फाख्ता हैं। भारत को दो मोर्चे पर घेरने की साजिश में लगे चीन को उस शक्ति का एहसास परेशान कर रहा है जो इस मोर्चे के बनने के बाद भारत को और मजबूत कर देता है। हाथों की लकीरों में समा गया है बाढ़ का पानी। इस साल बारिश कहीं ज्यादा तो कहीं कम हो रही है, लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि गांव के गांव डूबे जा रहे हैं, मकान बहे जा रहे हैं, कटान की जद में खेत खलिहान और आपके अरमान भूलकर बर्बाद हुए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हाथों की लकीरों में समा गया है बाढ़ का पानी।
लेकिन किस्मत के इस लेखे को काटने वाली राज की बात भी है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बाढ़ से हालात मुश्किल में हैं। बाढ़ में सरकार दर्द बांटे, इसके लिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को हवाई सर्वेक्षण के लिए भेजा। जैसे ही बाढ़ वाले क्षेत्र में हेलीकॉप्टर आया, राहत का माया जाल मंत्री को दिखाने के लिए एक नाटक शुरू हुआ। आसमान में मंत्री जी और जमीन पर जेसीबी चलने लगी। कुछ ऐसे जैसे तटबंध बनाया जा रहा है। मकसद उड़न खटोले में बैठे मंत्री जी को दिखाना है कि जमीन पर काम चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वो देखकर यकीनन आप भी माथा पीट रहे होंगे। बरसात के मौसम में फर्क मिट जाता है गांव और शहर में रहने का। फर्क मिट जाता है महानगर और किस छोटे शहर के मोहल्ले में रहने का। फर्क मिट जाता है नगर निगम और ग्राम पंचायत का वासिंदा होने का। आसमान अपनी रंगत में आता तो सारे फर्क को पानी पानी कर देता है। लालू जी बेटा सर कितना लोग होगा इन लोग? लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए। बेबसी की इन्हीं लकीरों को स्थायी तौर पर मिटाने के लिए बड़े बड़े प्लान बने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक देश को बाढ़ व सूखा से बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और प्रशासनिक बेफिक्री ने इसे राज की बात में तब्दील कर दिया। आंकड़े कहते हैं कि भारत का लगभग 12.5% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, ये ऐसे 10 राज्य हैं जो हर साल बाढ़ से हुई बर्बादी को झेलते हैं, लेकिन स्थायी इंतजामों के नाम पर आज भी हालात नील बटे सन्नाटा है। अचानक ऊपर ले आया आप बस को ऊपर नहीं, मैं नहीं लेके आया, पानी में तैर करके ऊपर आई है। बाढ़ की विभीषिका इस तरह से गंभीर हो रही है कि राजस्थान तक में इसकी दस्तक हो चुकी है। जल के जलजले के बीच, जमी तस्वीरों के बीच राज की बात यह है कि साल दर साल आने वाले सैलाब को काफी हद तक काबू किया जा सकता है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर ना उतारा जाए। अब नदी जोड़ो परियोजना को अगर आसानी से समझाएं तो इसका मतलब ये है कि जिन नदियों में पानी बहुत ज्यादा है, उनका पानी उन नदियों में स्थानांतरित कर दिया जाए जिनमें पानी कम है या सूखी है। देश की नदियों को आपस में जोड़ने का प्लान देश में 162 साल पुराना है, लेकिन इसका हश्र लाखों की लागत से बनने वाले पुलों की तरह हो रहा है, जो बनते हैं और बहते रहते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरे तरफ जो है पहुंच पथ पुल का वो टूट रहा है। जेसीबी लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, पुल निर्माण निगम के लोग लगे हुए हैं। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों हैं? इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन किए जा रहे हैं। 1858 में नदी जोड़ो योजना को लाने वाले अंग्रेज इंजीनियर ने सोचा भी नहीं होगा कि यह भारत है, जहां फैसले कई बार चींटी की चाल से भी धीमे चलते हैं। आजाद भारत में सबसे पहले 1969 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के.एल. राव ने गंगा कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया
और साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वर्ष 2003 तक इस योजना की रूपरेखा तैयार करने और 2016 तक इसे अमली जामा पहना देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। 5,60,000 करोड़ रुपए की परियोजना। वाजपेयी सरकार में नदी जोड़ो परियोजना को रफ्तार और विस्तार दोनों देने की बात कही गई, लेकिन उनकी सरकार चली गई। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में इसे देश व पर्यावरण के लिए विनाशक बताकर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। 2014 में मोदी सरकार ने आने के बाद अटल की इस परियोजना पर काम करने की बात तो कही, लेकिन उसे अपेक्षित गति नहीं मिल सकी। बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए 30 लिंक के जरिए 37 नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। इसमें प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर नहरें खोदनी पड़ेंगी। इन नहरों के जरिए नदियों के पानी को रोका और डाइवर्ट किया जा सकेगा, और जहां पानी की कमी होगी वहां ये पानी भेजा जा सकता है, और जहां सैलाब होगा वहां के पानी को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस प्लान पर युद्ध स्तर पर काम कब दिखेगा। इस प्लानिंग में 3,000 स्टोरेज डैम बनाने की भी प्लानिंग कागजों पर तैयार होकर धूल फांक रही है। यह इतनी बड़ी योजना है जिसे जमीन पर उतार दिया जाए तो जल के जलजले से देश को काफी हद तक बचाया जा सकता है। देश में नदियों को जोड़ने के लिए हिमालयी हिस्सों में 14 लिंक प्रस्तावित है, जिसके तहत गंगा और ब्रह्मपुत्र पर जलाशय बनाने की योजना है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों के विकास के लिए 16 लिंक बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगारी नदी को जोड़ने की परिकल्पना है। बीते 6 दशकों में देश को बाढ़ से लगभग 4.69 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है कि साल 2050 तक जो बाढ़ से नुकसान होगा वो जीडीपी का लगभग 2.8% होगा। ये अथाह जल और बाढ़ की बर्बादी, उसके बाद भी 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय पानी के संकट से भी जूझेंगे। मतलब साफ है कि जब तक नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर नहीं उतारा जाएगा, तब तक भविष्य के पानी का संकट भी देश के सामने खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि ये भगीरथ कौन होगा। निकाल जल्दी निकाल निकाल की है। बाढ़ से निपटने के लिए हर साल केंद्र और राज्य सरकारें पैसा तो बहाती हैं, लेकिन फायदा किसी को नहीं मिल पाता है। भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक कोई सहायता तो नहीं मिला है। और आप पहले भी ऐसा होता था, लेकिन आज तक कभी, पहले से लेकर आज तक कभी कोई सहायता नहीं मिला है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नदी जोड़ो परियोजना पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। नदी जोड़ो परियोजना का देश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है केन बेतवा नदी संपर्क योजना, जिसमें खासी प्रगति हुई है। इस नदी संपर्क के तहत केन नदी का अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से बेतवा नदी में डाला जाना है, जिसके बाद यूपी और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई, जल, विद्युत और पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे पहले मध्य प्रदेश में नर्मदा और क्षिप्रा नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को बाढ़ और प्यास के संकट से बचाया गया है। यानी देश ने इस तरह का एक मॉडल पहले ही देखा है। मतलब साफ है और यही राज की बात है कि अब नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है, वरना हर साल की तरह यूपी, बिहार से लेकर असम तक कहीं कोसी का प्रकोप होगा और ब्रह्मपुत्र अपनी बाहें फैलाए होगी, और यूपी से आई फरेबी जेसीबी चलाने की मशीन की तरह ही तंत्र बाढ़ से निपटने का स्वांग रचता रहेगा। सुशांत राजपूत की आत्महत्या के 2 माह बीत चुके हैं। जांच लगातार उलझती जा रही है।
लेकिन महाराष्ट्र बनाम बिहार की सियासत लगातार सुलगती जा रही है। राज की बात यही है कि बिहार चुनाव तक ये सियासत जो सुलग रही है वो दावानल में तब्दील हो जाएगी। सुशांत की मौत के मसले पर पड़ताल के दौरान मेरी मुंबई में बात हो रही थी। तभी सियासत से जुड़ी वो जानकारी मिली जो कि हैरान करने वाली थी। मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहार पर फिलहाल महाराष्ट्र से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरे कान खड़े हुए और जब पावर कॉरिडोर में बातचीत की तो इस सुगुगाहट की तस्दीक हो गई। जी, राज की बात यही है कि बीजेपी ने बिहार में सुशांत राजपूत मौत मसले पर सियासत को पूरी तरीके से सरगर्म करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बिहार चुनाव का प्रभारी वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना सकती है। जाहिर है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री अगर एनसीपी, कांग्रेस और उनकी सहयोगी राजद पर सवाल उठाएगा तो उसका प्रभाव कितना ज्यादा होगा। हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले महीने ही फडणवीस ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करते हुए मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे और राज्य सरकार को भी घेरा था। और अब जाहिर है कि इस दांव से बिहार में भाजपा जनता को यह बताने का प्रयास करेगी कि किस तरह से कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी की सरकार बिहार के होनहार एक्टर की मौत से पर्दा नहीं हटाने दे रहे हैं, जबकि भाजपा इस मामले में बिहार की जनता और उनकी जन भावना के साथ काम कर रही है। बीजेपी थिंक टैंक का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को लाने से यह फायदा होगा कि स्वयं एक मराठी नेता महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा तो उसका ज्यादा असर होगा, मतलब बात सीधे जुड़ेगी। यही नहीं, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार के साथ ही भाजपा इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल को भी कटघरे में खड़ा करेगी। उससे यह सवाल किया जाएगा कि वह सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर से राज का पर्दा हटाना चाहती है या फिर अपने गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एनसीपी के साथ इस मामले पर साथ खड़ी है। कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर कोर्ट मॉनिटर्ड द्वारा जांच होगी तो निष्पक्ष जांच होगी और समय के अंदर जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग तेजस्वी यादव भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन गठबंधन दलों के महाराष्ट्र में विरोध को लेकर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। यह माना जा रहा है कि इस दांव से न सिर्फ भाजपा को यहां की प्रभावी राजपूत और अगड़ी जातियों का समर्थन मिलेगा, बल्कि सुशांत बिहार प्राइड के रूप में उभर कर आए थे, उनके साथ संवेदना रखने वाले और उनके फैन क्लब की भी अच्छी खासी संख्या है। उनकी सहानुभूति भी पार्टी के साथ जुड़ेगी।